स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। हाँ, वॉइस क्लियर है। चलिए कल हमने लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया कि लाइट बेंड कैसे होती है। उसके हमने कार्ट व्हील का एग्जाम्पल लिया, सोल्जर मार्चिंग का मॉडल एग्जाम्पल लिया। तो हम फिर से वापस आ रहे हैं आज। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। बेसिकली अब हमने सब कुछ इसका बेस तो अब हमने पढ़ लिया है, जस्ट द स्टेटमेंट्स आर लेफ्ट। सो whenever we are having this as a glass slab, इस ग्लास स्लैब के ऊपर ये इंसिडेंट हुई लाइट जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हुई है, यू हैव टू प्लॉट अ नॉर्मल ऑन दैट। तो ये जो एंगल आपका यहां बन रहा है, दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल आई से। ये कौन सी रे है? दिस रे इज रे इंसिडेंट रे। हमने पढ़ा कि जब आपकी लाइट जो है अब इंटरेक्ट करेगी इस ग्लास स्लैब की सरफेस के ऊपर, ग्लास स्लैब ए बी सी और डी, और जब वो इंटर करेगी विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल एन एंड डैश एट पॉइंट ओ। अब अगला वाला मीडियम कौन सा है? दिस इज ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब है भाई। सो व्हाट वुड हैपन? हमने क्या स्टडी किया था? ग्लास स्लैब क्या है? डेंसर है, तो आपकी रे जो होगी दैट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल एन एंड डैश की तरफ बेंड होगी। अदरवाइज इसको कहां जाना था? अदरवाइज इसको फॉलो करना था पाथ, एक ऐसा पाथ फॉलो करना था, ये वाला, मतलब एज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बट दिस डज नॉट हैपन। Light changes its path toward the normal and now it is making an angle this. ये एंगल बन रहा है यहां पे। ये एंगल कौन सा है? This is angle of, yes, this is angle of refraction. ठीक है बच्चे, अब आपके पास इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा स्मॉल आर से। सो यू आर हैविंग टू एंगल्स, one is angle I which is angle of incidence and other is angle R. अगर ये केस होता किसका? रिफ्लेक्शन का, तो these two angles are supposed to be equal, but in case of refraction this does not happen. Angle I is not equal to angle R in any case. Done. अब बात रही एक कि सारे केसेस ऑब्लीक इंसिडेंस के हैं। कौन से हैं यहां पे? इंसिडेंस कैसी है प्रणव? दिस इज ऑब्लीक। यस, ऑब्लीक इंसिडेंस का मतलब है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपका दैट इज नॉट जीरो। वी आर हैविंग मोर देन जीरो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपका नॉर्मल इंसिडेंस होता, मींस एन एन डैश के साथ होती, तो तब हमने पढ़ा कि तब कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी रेज जो उस बीम में है वो सारी की सारी रेज ए बी को इक्वली टच करती और इक्वली उसके अंदर जाती। पूरी की पूरी रेज में सेम केस ऑफ डिक्रीज होता वेलोसिटी का। लेकिन यहां पे क्या है? ऑब्लीक इंसिडेंस है। रेज जो है वो एक एंगल पे इंसिडेंट हो रही हैं। उस बीम के कुछ रेज जो है वो पहले इंटरेक्ट करती हैं बी के साथ और कुछ रेज लेट। जो रेज पहले इंटरेक्ट करती हैं बीम के साथ उनकी स्पीड पहले कम हो जाती है, और जो रेज लेट इंटरेक्ट करती हैं एबी के साथ उनकी स्पीड थोड़े टाइम के बाद, थोड़े इंस्टेंट के बाद कम होती है। हमने एग्जांपल लिया था मार्चिंग ऑफ सोल्जर का, कि जैसे कॉर्नर पे एक एज पे टर्न लेने के लिए स्पीड हम एक एज की कम करते हैं तो बाहर वाले एज पे स्पीड ज्यादा हो जाती है। सो पूरा जो मार्चिंग सोल्जर स्क्वाड है वो एक तरफ से टर्न कर जाता है। सेम थिंग वी आर कंसीडरिंग हियर।
डन। चलिए ये केसेस हो गए। अब आपका पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? ये कहता है इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड refracted ray all lies in same plane। सारे के सारे एक ही प्लेन में है। प्लेन कौन सा होता है भाई? जिसमें ए बी एक्सिस, ए बी लाइन और एन एन डैश दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना भाई? तो यहां पे आपके पास दोनों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो चलिए ये हो गया आपका पहला लॉ। दूसरा लॉ जो की बात कर रहे हैं हम, दूसरा लॉ जो है दैट इज अबाउट द एंगल्स। अब यहां पे एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि जब एंगल आर जो है छोटा हो रहा है, एंगल आर, अब देखो ध्यान से, एंगल आर जो है यहां पे छोटा हो रहा है। कब छोटा हो रहा है? एंगल आर तब छोटा हो रहा है बच्चे जब आपका सेकंड मीडियम जिसमें रे इंटर कर रही है वो वाला मीडियम डेंसर है। तो डेंसर मीडियम जब भी हो, डेंसर मीडियम के लिए एंगल आर जो है वो लेस देन एंगल आई है भाई ऐसा? क्योंकि सेकेंड रे जब अंदर घुसती है तो वो छोटा हो जाता है। और रेयर मीडियम के लिए क्या हो जाएगा? सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सर बड़ा हो जाएगा। यस, बढ़ जाएगा। एंगल आर विल बिकम ग्रेटर। तभी तो वो दूर बेंड होगा ना। जब रे नॉर्मल से दूर जाएगी तो एंगल की वैल्यू बढ़ जाएगी, जो एग्जैक्ट उसकी डायरेक्शन थी उससे बाहर की तरफ बेंड हो जाएगी तो एंगल आर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है किसी भी पॉइंट पे एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं है। देन व्हाट डू वी डू? देन देयर इज अ रेशियो कि ये कितना कम या ज्यादा हो रहा है। ये अब डिपेंड, ये बेंडिंग हुई किसके कारण? ये सारा पचड़ा पड़ा किसके कारण? ये सारी गड़बड़ हुई किसके कारण? ये गड़बड़ हुई है सारी किसके कारण? इस ग्लास स्लैब के कारण। अगर ग्लास स्लैब नहीं होती तो सराउंडिंग में सिर्फ एयर ही एयर थी, एयर से कुछ भी नहीं हो रहा था, सारा मीडियम सिंगल था। लेकिन जैसे ही ग्लास स्लैब बीच में आ गई सारा गड़बड़ हो गया। मींस ये प्रॉपर्टी किसके कारण आई है? ग्लास स्लैब के कारण। ग्लास स्लैब मतलब मटेरियल ऑफ ग्लास, जो स्लैब का मटेरियल है उसके कारण ये सारा बेंडिंग हो रही है। तो बेटा सेकेंड लॉ उसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। सेकेंड लॉ कहता है the ratio of, अब ध्यान से, साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, that is equal to, that is always equal to a constant, that is always equal to a constant। ये कांस्टेंट किसका है? दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है बेटा ये डिपेंड करता है इज द प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है? ऑफ मटेरियल ऑफ स्लैब। स्लैब है क्या? मीडियम है भाई, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। कौन सी प्रॉपर्टी है? ड्यू टू विच refraction occurs, refraction occurs। This property is known as, this constant is known as, yes, this constant is known as refractive index। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसे डिनोट कैसे करते हैं बेटा? दिस इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ म्यू। ये देखिए u है और u के साथ लग गई इसकी दुम, इसकी पूंछ लग गई है u के साथ। दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R।
ठीक है बच्चे, ये आपका आ गया। सो इट इज साइन ऑफ एंगल आई इज साइन ऑफ एंगल आर। ये एक डेफिनेशन आ गई। एंड दिस लॉ, ये जो सेकेंड लॉ है, दिस इज ऑल्सो नाउन एज स्नेल्स लॉ। यस, तो बेटा ये म्यू जो है ये डिफाइन करेगा अब कि कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू एंगल आई। इसका मतलब है आई चेंज करने से आर क्या हो रहा है, चेंज होता जाएगा, कभी भी वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, कभी भी वो सेम नहीं रहेगा। बट फॉर वन वैल्यू ऑफ आई देयर विल ओनली बी वन वैल्यू ऑफ आर, क्योंकि दोनों का साइन की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है हमने। अब बेटा म्यू की इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और डेफिनेशन हमारे पास आ गई है। इन टर्म्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो इक्वल टू किसकी, द रेशियो ऑफ। अब देखो जब भी मीडियम चेंज हुआ तो फर्क सबसे पहले किस पे पड़ा, स्पीड ऑफ लाइट पे। किस पे पड़ा, स्पीड ऑफ लाइट पे। सो रेशियो ऑफ स्पीड किसकी, ऑफ लाइट इन किसमें, स्पीड ऑफ लाइट इन, पहले किसमें आएगी, किसमें ज्यादा थी किसमें कम हुई, पहले किसमें ज्यादा थी, में ज्यादा थी, वैक्यूम में ज्यादा थी और मीडियम में कम होगी। कोई भी मीडियम हो जो डेंसर होगा उसमें कम हो जाएगी। लाइट इन वैक्यूम और एयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू किसके बराबर हो गया, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो कांस्टेंट होता है ना, वैल्यू कितनी है, कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वो वेरिएबल है, वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, तो उसे हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल वी से। तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो यहां तक ये समझ आया कि वेलोसिटी कैसे निकाली हमने। yes sir, ठीक है बच्चे, अब आपको अगर मैं मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दूं तो आप v की वैल्यू निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, या आपको मैं v की वैल्यू दे दूं तो आप मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। डन। अब इस चीज पे, इस लॉ के ऊपर आपका एक एक्सपेरिमेंट आता है, एक एक्सपेरिमेंट आता है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है फॉर व्हाट, फॉर अ ग्लास मटेरियल। ग्लास का निकालना है, किसको यूज करके, बेटा ग्लास स्लैब को यूज करके। और वहां एक्सपेरिमेंट में हमें बहुत सारी चीजें पता लगी। क्या किया जाता है वहां पे बेटा, हम लेते हैं एक ग्लास स्लैब, ठीक है, यूज करते हैं बेटा पिंस, पेपर पिंस देखी है आपने, पेपर पिंस। बेटा पेपर पिंस को एक तरफ लगाया जाता है, एक मार्क यहां कर दिया, एक मार्क यहां कर दिया। ध्यान रखना है, आपने क्या कर लेना है सबसे पहले, या तो मार्क लगाने से पहले भी एक काम और कर लो, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, आपने क्या कर लेना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर लगा देनी है आपने ये पिंस, लगा दी पिंस, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पे हैं। ठीक है, तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि ये लाइंस जो हैं ये आगे जाके बेंड हो जाएंगी। हाँ भाई दिखाई दे रहा है। yes sir, तो हम क्या करते हैं यहां पे, अब हमने क्या करना है, आपने ग्लास स्लैब के इस साइड से व्यू करना है। किसको व्यू करना है, ग्लास स्लैब के बीच से व्यू करना है बेटा इन पिंस को, पिन 1 को पिन 2 को। और उस स्टेट ऑफ साइट पे आ जाना है जब वो दोनों P1 और P2 दोनों कोइंसाइड कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। कोइंसाइड करने का मतलब क्या है, आप लाइन के P1 P2 जो लाइन है उसके बिल्कुल सामने हो। डन। जैसे ही वो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगी, दे विल सीम टू बी अ सिंगल साइड, सिंगल लाइन, सिंगल पिन। आपने उनकी साइट के बीच में आपने क्या कर देना है, तीसरी पिन लगा देनी है और इसी तरह फोर्थ पिन लगा देनी है। डन। क्या किया आपने,
आपने एक ली ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब को रखा आपने एक व्हाइट पेपर के ऊपर रखना है और मार्क कर लेना है इसका आउटलाइन। अब आपने ग्लास स्लैब हटानी है, आउटलाइन के साथ आपने P1 P2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस लाइन के ऊपर आपने दो पिंस लगा देनी है P1 और P2। डन। और अब रख देनी है ग्लास स्लैब वापस पेपर के ऊपर जहां बाउंड्री के अंदर ही। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट X से आपने उनको थ्रू दैट स्लैब विजुलाइज करना है और अपनी लाइन ऑफ साइट इतनी चेंज कर, पेपर को या ग्लास स्लैब को हिलाना नहीं है। आपने अपनी गर्दन हिला के उस पोजीशन पे आ जाना है जिस पोजीशन पे आपको क्या दिखाई देगा, P1 और P2 एक दूसरे को क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी। पहले आपको अलग अलग दिखाई दे रही होंगी, आपने इसको नहीं हिलाना है, आपने अपने मुंह अपनी आंखों को हिलाना है और ये दोनों एक साइड क्या हो जाएंगी, सिंगल साइड मिल जाएगी। इनकी डायरेक्शन में आपने तीसरी पिन लगानी है और उसके साथ ही फोर्थ पिन लगानी है। डन। अब आपकी चारों लाइनें, चारों पॉइंट्स, चारों पिन्स आपको कितनी दिखाई दे रही है? हाँ भाई प्रणव, कितनी दिखाई दे रही है? सिंगल। ये एक्सपेरिमेंट करके पता लगेगा ज्यादा क्लियर, ये तो थ्योरेटिकली मैं आपको समझा रहा हूं। ये आपने क्या कर लेना है, इनको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, एग्जैक्टली इट हैज टू गो लाइक दिस, बट इट इज लाइक दिस। डन। यहां से आपको मिल जाएगा, इस एंगल को आपने मेजर कर लेना, एंगल आर को। ये एंगल आई हो गया नॉर्मल के साथ। बेटा आई और आर यू हैव टू टेक देयर साइन वैल्यूज, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ म्यू। ये आपको साइन टेबल से आपकी वैल्यूज मिल जाएंगी और आर की वैल्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी फॉर दिस ग्लास। बेटा ग्लास का जो वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, दैट इज राउंड अबाउट टू 1.5 because there are different types of glasses. We are having crown glasses, we are having flint glasses. उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, 1.55 और 1.6 तक जाता है। ठीक है, इस तरह से उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां तक बच्चे कोई क्वेश्चन है? समझ आया आपको प्रणव, निपुण? यस सर। बेटा समझ आ गया? चलिए आपकी टेक्स्ट बुक, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका, आई थिंक इट इज समवेयर ऑन द पेज नंबर 176। A ray of light, ध्यान से सुनना, ray of light traveling in air enters obliquely into water। यहां पे वाटर है, ये वाटर सरफेस है, इसके ऊपर obliquely मतलब मेकिंग सम एंगल, इट इज जस्ट इंसिडेंटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। मींस इस लाइन के बाद इस लाइन ए बी जो सरफेस ऑफ वाटर है, इसके नीचे जो है वो मीडियम जो है दैट इज डेंसर दैन एयर। ऊपर एयर है, नीचे वाटर है। obliquely into water, does the light ray bend towards the normal? यहां नॉर्मल प्लॉट करो पहले। आपको क्वेश्चन ये है कि ये जो आपकी पी क्यू लाइन रे आ रही है, क्या ये बेंड करेगी, मतलब यस सर। इस तरफ जाएगी आर की तरफ? डज द रे बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? व्हाई? द क्वेश्चन, yes, that will, this ray, Sir, because water is optically denser than air. yes, will bend towards normal, towards normal. क्यों? Because when travel from an optically rarer medium to the optically denser medium, it bends towards the normal. अब water जो है वो denser medium has compared to air, so bending will be towards the normal. तो ये बात समझ आ गई आपको? ये तो आसान ही क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी टेक्सचुअल क्वेश्चन का है, इसी पेज पे है, दिया हुआ आपको। लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, फिर से एंट्री कहां से हो रही है? एयर टू ग्लास हो रही है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास म्यू इज इक्वल टू 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? पहले आपने क्या निकालना है? ग्लास की स्पीड ये निकालनी है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपको दी गई है। ये तो बहुत आसान हो गया है ना। म्यू विल बी इक्वल टू C/V, ये पढ़ा हमने। हमें चाहिए V, तो
v को हम लिख सकते हैं c अपॉन म्यू। डन, बहुत काम ही हो गया हमारा। c कितना है हमारा, v will be equal to c is 3 into 10 raised to power 8, म्यू कितना है हमारा 1.5, so it would become 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, ये तो आसान आसान क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक के। ठीक है, अब आपके बच्चे टेक्स्ट बुक जो है उसमें आपको एक टेक्सचुअल एक टेबल दिया गया है। ठीक है, उस टेबल में रिप्रेजेंट किए गए हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स। ठीक है बच्चे, इफ यू आर हैविंग टेक्स्ट बुक्स गो थ्रू देम, आई विल इवन शेयर द क्लिक फॉर दैट, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा तो आप उसको देख लेना। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन है कुछ कि आपको डिफरेंट मटेरियल हैं जैसे कैरोसिन है, टर्पंटाइन है, वाटर है, इन सब के आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यू दी गई है। ये पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, और किस में रिफ्रैक्शन ज्यादा होगी किस में बेंडिंग कम होगी, वो आप दैट इज योर होमवर्क, यू कैन इवन से, सो आप उसको देख लेना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उसमें उन्होंने पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन आपको पूछा है, वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। यहां एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, उसने कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डायमंड, डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा दिया हुआ है 2.42, 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, ये मीनिंग क्या है इसकी स्टेटमेंट का, क्या बोला है उसने, उसने क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। सिंपल भाई, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी, तो इसका मतलब है सी की वैल्यू तो बेटा कांस्टेंट रहेगी हमेशा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इतना आ जाता है, इसका मतलब है कि जो आपकी वेलोसिटी है c अपॉन 2.42, आपकी स्टेटमेंट का सीधा मतलब ये है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है उस डायमंड में जो है वो 1/2.42 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी जब लाइट एंटर करेगी किसमें, डायमंड के मटेरियल में। सिंपल यही तो बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन होती क्यों है, ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा मतलब है कि वेलोसिटी जो है उस मीडियम में वो c की वेलोसिटी से कितना टाइम्स कम हो गई, 1/2.42। ये बात समझ आई आपको। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सजेस्ट द स्पीड ऑफ लाइट changes by some factor, that is refractive index itself। तो ये आपके 5 क्वेश्चंस थे आपके टेक्स्ट बुक के। नेक्स्ट जो होंगे that will be based upon certain other cases। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन।